गुड मॉर्निंग रिसर्च स्कॉलर्स। जैसा कि विश्वविद्यालय ने निर्देश दिया है कि 1 जुलाई से आपके लिए कोर्स वर्क चलाया जाए, तो हमने आपको कोर्स वर्क स्टार्ट कर दिया है। और इसी क्रम में विश्वविद्यालय के द्वारा यह भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि जहाँ तक संभव हो सके हम लोग आपके लिए कुछ ई कंटेंट ऑडियो या वीडियो फॉर्म में आपको उपलब्ध कराएं। तो ये एक श्रृंखला के रूप में मैं देने जा रहा हूँ और इसी श्रृंखला में पहली कड़ी के रूप में मैं पेपर 2 रिसर्च मेथोडोलॉजी सोशियोलॉजी के यूनिट 1 से संबंधित ये पहला ऑडियो लेक्चर आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यूनिट 1 जो है उसका जो सब्जेक्ट है वह है कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन ऑफ द बेसिक टर्म्स यूज्ड इन सोशल रिसर्च, और इसके अंतर्गत कंसेप्ट, कंस्ट्रक्ट, थियरी, लॉ, वेरिएबल्स और डाटा जैसे शब्दों को परिभाषा और उसकी विशेषता का हमें अध्ययन करना है। तो आज के इस पहले लेक्चर में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे और फिर उसके बाद इसके पहले कंपोनेंट कंसेप्ट की व्याख्या करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि जितने भी बिहेवियरल साइंस के डिसिप्लिन्स हैं उन सब ने धीरे धीरे विकास क्रम के अंतर्गत अपनी एक स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी को भी डेवलप किया। और टर्मिनोलॉजी से तात्पर्य कि ये जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसकी ये अपनी अलग व्याख्या करते हैं, उसका अपना ये अलग अर्थ निकालते हैं। तो ऐसा इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि उस डिसिप्लिन से संबंधित जो शोध पत्र या प्रोजेक्ट या थीसिस जो है वह पब्लिश किए जाए तो उनमें उन पदों का इस्तेमाल किया जाए और उसका अर्थ जो है वह बाकी लोग जो उसको पढ़ें वो उसका उसी रूप में अर्थ निकाले जैसा कि स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत अर्थ लगाया जाता है। तो इसी क्रम में हमने ज़्यादा उचित समझा कि इस पेपर को प्रारंभ करने के दौरान ही हम शुरू में इन शब्दों का आपको कुछ न कुछ अर्थ समझाएं और उससे आपको परिचित कराएं। और इसलिए इस सब सिलेबस में हमने ये फ्रेम किया है। और ये जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स है जिसका मल्टीपल मीनिंग होता है, आम अर्थ कुछ और होता है और बिहेवियरल साइंसेज में इसका कुछ और अर्थ होता है, तो इससे संबंधित आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट की। कंसेप्ट को आम तौर पर अगर आम अर्थ लगाया जाए तो इसको अवधारणा के रूप में व्यक्त किया जाता है, लेकिन यह सही अर्थ नहीं है। बिहेवियरल साइंसेज में, खासतौर पर सोशल साइंस में, कंसेप्ट को संकल्पना कहा जाता है। और संकल्पना से तात्पर्य है एक खास तरह के चिंतन जिसको हम कह सकते हैं अनियंत्रित अमूर्त चिंतन। ये इससे हम लोग इसका अर्थ लगाते हैं और इसे माना जाता है कि यह एक प्राइमरी स्टेज है, यह एक प्राथमिक अवस्था है। और इस अवस्था के मैच्योर होने के बाद, इस अवस्था से आगे बढ़ने के बाद ही जो है वह कंस्ट्रक्ट का या अवधारणा का निर्माण होता है। मतलब कि अवधारणा के पहले की ये अवस्था है संकल्पना। संकल्पना को इसीलिए अनियंत्रित अमूर्त चिंतन कहा जाता है। इसे अनियंत्रित इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बगैर वैज्ञानिक निर्धारकों के लगातार विकसित होता रहता है। और अमूर्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर इसका संबंध स्वाभाविक प्रतीत नहीं होने वाली सोच को अभिव्यक्त करता है। कुछ वैज्ञानिक तो इससे मानव के द्वारा फॉर्मुलेटेड फिक्शन तथा फैंटासी के रूप में भी इसको देखते हैं या उससे अंतः संबंधित करते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो संकल्पना है
वह एक प्रारंभिक दशा या इनिशियल स्टेज है कंस्ट्रक्ट का, क्योंकि बहुत सारी जो संकल्पनाएं होती हैं वह संकल्पना के स्तर तक ही रहती हैं और विलुप्त हो जाती हैं। उनमें से कुछ जो हैं वही आगे बढ़ती हैं और अवधारणा या कंस्ट्रक्ट के स्टेज तक पहुंच पाती हैं। वस्तुतः कंसेप्ट का निर्माण किसी घटना या सूचना के संबंध में व्यक्ति के अनियंत्रित चिंतन के फलस्वरूप विकसित सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन के द्वारा होता है। इसी कारण कंसेप्ट को व्यक्तिगत सिद्धांत, पर्सनल थियरी या सामान्यीकरण के रूप में आसानी से देखा या समझा जाता है। आप सामान्यीकरण का अर्थ तो समझते ही होंगे कि हम कुछ चीज़ें जो देखते हैं और उसकी जो प्रतिक्रिया होती है उसके आधार पर कुछ हम मनमाना निष्कर्ष ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारे पूर्व अनुभवों इत्यादि पर आधारित होता है। यह सामान्यीकरण शब्द का प्रयोग हम सोशल रिसर्च में भी करते हैं, जहां हम वैज्ञानिक निष्कर्ष देते हैं। तो दोनों में अंतर ये हुआ कि वो वैज्ञानिक सामान्यीकरण है, साइंटिफिक एनालाइजेशन है, और व्यक्ति अपने जीवन में जो है वो बहुत सारे कंक्लूजन्स ड्रॉ करता रहता है। उसको हम जनरलाइजेशन, ओनली जनरलाइजेशन कहेंगे या नॉर्मल जनरलाइजेशन कह सकते हैं। तो कंसेप्ट जो है वह इतना व्यक्तिगत होता है, इतना पर्सनलाइज्ड होता है कि इसका वैज्ञानिक परीक्षण नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह सिर्फ कंसेप्ट के स्तर पर ही जो है कन्फाइंड हो जाता है, वह आगे नहीं बढ़ पाता है। हम आप बात करते हैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर। कंसेप्ट के बारे में जो वैज्ञानिकों ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं, परिभाषाएं दी हैं, उसकी भी हम बात करते हैं। जैसे कि एफ.एन. कर्लिंगर, इन्होंने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च जो 1969 में प्रकाशित हुई थी, उसमें कंसेप्ट को उन्होंने परिभाषित करते हुए कहा है कि अ कंसेप्ट इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेज an abstraction found by generalization from particulars, for example achievement, intelligence, aggressiveness, conformity, honesty, etc. अर्थात संकल्पना शब्द अमूर्त चिंतन को अभिव्यक्त करता है जिसका निर्माण किसी सूचना विशेष के आधार पर सामान्यीकरण के द्वारा किया जाता है, जैसे उपलब्धि, बुद्धि, आक्रामकता, अनुरूपता, ईमानदारी। हम देख सकते हैं ईमानदारी के संबंध में हम लोग एक सामान्य जनरलाइजेशन बना करके चलते हैं कि जो है पुरुषों की तुलना में स्त्रियां जो है वह ज़्यादा ईमानदार होती हैं, या जो आम नागरिकों की तुलना में जो हैं वह सैनिक ज़्यादा ईमानदार होते हैं। ये सब हम लोगों के अपनी सोच है, अपना जनरलाइजेशन है। यह वैज्ञानिक परीक्षण के बाद ही जो है इस पर कुछ कहा जा सकता है और वह एक जो है साइंटिफिक जनरलाइजेशन के रूप में रूपांतरित हो सकता है। लेकिन हम वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ खास तरह से हम लोग चीज़ें सीखते रहते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस के तहत, और उसमें हम एडॉप्ट करते रहते हैं कुछ खास तरह के स्टीरियोटाइप्स को, जिसमें ईमानदारी भी आती है, आक्रामकता भी आती है। हम पाते हैं कि अमुक जाति जो है भारत में, उसके बारे में माना जाता है कि वो ज़्यादा आक्रामक है। आपने देखा होगा कि आक्रामक जातियों को लेकर के भारतीय सेना भी कुछ खास तरह का स्टीरियोटाइप रखती है, और उन जातियों के नाम पर जो है वह सेना में रेजिमेंट्स भी बना करके रखी हुई है। तो ये एक सामान्य जनरलाइजेशन है, इसका परीक्षण करना थोड़ा कठिन है, और इस कारण से ये सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट के रूप में ही देखा जाता है। संकल्पना को एक नए रूप में परिभाषित करते हुए एक विद्वान हैं बीजे अंडरवुड, इनकी बुक का नाम है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जो 1966 में प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने परिभाषित करते हुए कहा है कि कंसेप्ट फॉर्मेशन इज द मोस्ट कॉमन लेबोरेटरी टास्क, अ जनरलाइजेशन प्रोसेस विच follows the discrimination of similarities and differences among objects। अर्थात
संकल्पना निर्माण प्रयोगशाला का एक साधारण कार्य होता है, जिसमें समानता या विभिन्नता के आधार पर विभिन्न वस्तुओं का अंतर स्पष्ट किया जाता है। आपने कभी पढ़ा होगा कि हाइपोथेसिस जो है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट स्रोत होते हैं। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो हाइपोथेसिस बनाते हैं, और हाइपोथेसिस कुछ खास आधारों पर बनाते हैं। तो उसमें से एक आधार यह भी होता है, जैसे कि हमारा पूर्व का अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस। एक उसमें होता है एनालॉजी, समरूपताएं। तो ये सब जो है वह इस आधार पर, समरूपताओं के आधार पर हम कुछ न कुछ जो है वह संकल्पना विकसित करके रखते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ न कुछ संकल्पना विकसित करके रखते हैं। तो ये हिंट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, अंडरवुड साहब जो हैं वो इशारा कर रहे हैं कि यह कोई बेकार की चीज़ नहीं है। यह संकल्पना जो है वह कई बार हाइपोथेसिस का स्रोत के रूप में भी इस्तेमाल होती है और रिसर्च का आधार बनती है। क्योंकि हम जब जो भी बात मन में सोचते हैं, चाहे वो पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर सोचें या सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के आधार पर सोचें, वह हमारे लिए एक टास्क बन जाता है, जिसको हम रिसर्च में चैलेंज के रूप में लेते हैं, एक रिसर्च क्वेश्चन के रूप में लेते हैं और उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं। तो याद रखना है कि यह मनगढ़ंत बातें नहीं हैं। इसीलिए इसको कुछ विद्वान जिन्होंने फैंटासी और फिक्शन के रूप में कहा है, वह ज़्यादा महत्ता देने की बात नहीं है। यह जो संकल्पना है वह बिल्कुल रिसर्च के लिए एक रॉ मटेरियल के रूप में आप इसको देख सकते हैं। यह प्रारंभिक कच्ची सामग्री है। यह जरूरी है कि कुछ कच्ची सामग्री से जब पक्की सामग्री के रूप में उसका रूपांतरण होता है, तो उसमें से बहुत सारी वेस्ट चीज़ें जो अनुपयोगी वस्तुएं हैं उसको छांट दी जाती हैं, उसको निकाल दी जाती हैं। लेकिन वही उसी में से कुछ काम की वस्तुएं जो परीक्षण के लिए प्रयुक्त की जाती हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, और वह जो परीक्षण के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं वही जो है वह हमारा हाइपोथेसिस होता है, या फिर हम उसको आगे नाम दे देते हैं कंस्ट्रक्ट के रूप में। तो याद रखिएगा कि यह अवधारणा जो है वह उसका वो बेस है, वो मूलाधार है संकल्पना। तो इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर जो है हम संकल्पना से संबंधित कुछ मुख्य बातें या विशेषताएं उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो पहली विशेषता या पहला जो इसकी महत्वपूर्ण बात जो है वह यह है कि संकल्पना किसी सूचना या घटना के प्रत्युत्तर में उत्पन्न प्राथमिक मानसिक प्रतिक्रिया अथवा चिंतन है। याद रखना है कि यह प्राथमिक मानसिक प्रतिक्रिया है जो किसी घटना के प्रत्युत्तर में यह सामने आता है। हमारे सामने स्टिमुलेट्स होता है, हम उसको देखते हैं, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो है हम जो चिंतन अपने दिमाग में उत्पन्न करते हैं, मानसिक स्तर पर जो चिंतन हमारे दिमाग में आता है, उसका संबंध जो है वह संकल्पना से होता है। दूसरी विशेषता है कि यह मानसिक प्रतिक्रिया या चिंतन का स्वरूप अनियंत्रित प्रकृति का होता है। ये अनियंत्रित वर्ड्स जो है आप लोग कहीं पढ़े होंगे, जैसे ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन और अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। तो वही अंतर है यहाँ पर भी। मतलब यह ऐसा चिंतन है जो अनकंट्रोल्ड टाइप का होता है। मतलब हम कभी कुछ सोच लेते हैं, कभी कुछ सोच लेते हैं, और उसका जरूरी नहीं है कि वह हमारे वैज्ञानिक तर्कों पर ही सिर्फ आधारित हो। कई बार जो है हम समानताओं के आधार पर, असमानताओं के आधार पर, धार्मिक व्याख्याओं के आधार पर, पूर्वजों के कहे के अनुसार जो है हम ऐसी धारणाएं जो हैं वह विकसित कर लेते हैं। तो यह इसकी दूसरी खास विशेषता थी। तीसरी जो विशेषता है वह यह कि इसका स्वरूप अमूर्त होता है, क्योंकि यह सिर्फ मानसिक स्तर पर या चिंतन के स्तर पर ही विकसित होता है। अमूर्त का मतलब हुआ कि यह कंस्ट्रक्ट रूप में नहीं आता है, यह सिर्फ चिंतन के स्तर पर आता है, मानसिक स्तर पर होता है। और इसका स्वरूप जो होता है वो पर्सनलाइज्ड होता है।
इसका प्रकटीकरण या मैनिफेस्टेशन जो है अभी व्यवहार के स्तर पर नहीं हुआ होता है, तो इसीलिए इसको अमूर्त कहा जाता है। ये बिल्कुल अमूर्त स्तर में ही पाया जाता है और इसका कहीं कोई व्यवहार के स्तर पर जो है यह दृष्टिगोचर नहीं हुआ होता। चौथी बात है कि संकल्पनाएं मुख्यतः समानताओं और असमानताओं के आधार पर ही विकसित होती हैं। हम अपने जीवन में जब भी कुछ देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अंधेरे में रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं, तो ये जो हमारे मन में जो विचार या चिंतन आता है कि यह सांप है, उसका आधार क्या है? क्योंकि हम सांप और रस्सी में अनेकों तरह की समानताओं से संबंधित जो है पूर्व धारणा और स्टीरियोटाइप जो है हमारे दिमाग में पहले से मौजूद होती हैं। पांचवी बात कि संकल्पनाएं विकसित होकर ही अवधारणाओं या कंस्ट्रक्ट के रूप में रूपांतरित हो सकती हैं। वस्तुतः जब संकल्पनाएं अनुसंधान के दृष्टिकोण से ज़्यादा स्पष्ट, परिभाषित और ऑपरेशनल हो जाती हैं तो वे कंस्ट्रक्ट के रूप में रूपांतरित हो जाती है और तब उनका परिमापन या क्वांटिफिकेशन तथा मापन अर्थात मेजरमेंट करना संभव हो पाता है। नेक्स्ट जो विशेषता है कि संकल्पनाएं शोध की प्रगति में सहायक होती है। हमने पहले भी कहा है कि हाइपोथेसिस फॉर्मेशन में मदद करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि संकल्पनाओं में से ही कुछ अवधारणा, मान्यता अथवा स्वीकृतियों, अवधारणा को कंस्ट्रक्ट कहेंगे, मान्यता को पोस्टुलेट कहेंगे और स्वीकृतियों को एजम्पशंस कहेंगे, इसके रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाओं के रूप में मूल प्रवृत्ति अर्थात इंस्टिंक्ट जिसको कहते हैं कि स्वतंत्र मन, इंस्टिंक्ट में से कौन कौन आता है? स्वतंत्र मन, जिसको ईड कहा जाता है। फ्रायड ने ईड टर्म इस्तेमाल किया है। दूसरा अहम, या जिसके लिए फ्रायड ने ईगो टर्म इस्तेमाल किया है। और तीसरा परा अहम अर्थात जिसके लिए फ्रायड ने सुपर ईगो शब्द का इस्तेमाल किया है। हम संकल्पनाओं के रूप में ही उसको विकसित पाते हैं। इसके अलावा फ्रायड ने अचेतन शब्द का भी प्रयोग किया, अनकॉन्शस शब्द का भी इस्तेमाल किया। ये सब दिमाग और मन गढ़ंत बातें मानी जाती थी। फ्रायड ने इसको अपने मन से गढ़ा था कि हमारे दिमाग में कुछ अचेतन बातें होती हैं और कुछ बातें जो चेतन होती हैं। तो अचेतन बातें कभी कभी हावी हो जाती, जैसे सपनों की उन्होंने व्याख्या की है, ड्रीम्स की व्याख्या की है कि ड्रीम्स में हम उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जो हमारे अचेतन मन में होती है, अनकॉन्शियस माइंड में होती है। उन्होंने कई बार मानव व्यवहारों को भी जो है समझाने के लिए अचेतन, ईड, ईगो, सुपर ईगो, जैसे इंस्टिंक्ट, ये सारे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। तो ये सारे शब्द जो हैं वो शुरू में जो हैं वह एक संकल्पना के रूप में ही विकसित हुए थे। बाद में इसकी महत्ता को देखते हुए अन्य वैज्ञानिकों ने, जैसे कि फ्रायड के ही एक शिष्य थे जिनका नाम जुंग था, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, काम को आगे बढ़ाया और इसको कंसेप्चुअलाइज किया। तो आज के डेट में ईड, ईगो, सुपर ईगो जो है वह बहुत सारे विद्वानों के द्वारा कंस्ट्रक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और साइकोलॉजी में तो खास तौर पर हम देखते हैं कि हाइपोथेसिस फॉर्मेशन में इन शब्दों का काफ़ी हद तक इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो है हम आते हैं कि इसकी अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है कि संकल्पनाएं इसलिए अमूर्त कही जाती हैं क्योंकि परीक्षणीय कथनों के रूप में यह रूपांतरित नहीं हुई होती हैं। परीक्षणीय कथन का मतलब क्या हुआ? हाइपोथेसिस। जब वो हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चन के रूप में रूपांतरित हो जाती है तब क्या बन जाती है? कंस्ट्रक्ट बन जाती हैं, या उसको हम रिसर्च की भाषा में हाइपोथेसिस कहते हैं। तो ये खास जब तक हम दोनों को एकदम अलग अलग करके समझेंगे नहीं कि व्हाट इज संकल्पना एंड व्हाट इज अवधारणा, मतलब कंसेप्ट क्या है और कंस्ट्रक्ट क्या है और इन दोनों के बीच अंतर क्या है,
तो हमारा ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो सकता है। तो हमने कोशिश की है कि आपको धीरे धीरे, अभी तो लंबा क्लास चलेगा, तो धीरे धीरे आपको हम ये क्लियर करेंगे कि आपको फिर दिमाग में कोई गलतफहमी ना रहे इन शब्दों से संबंधित। और आप जब भी अपना जो है सिनॉप्सिस तैयार करेंगे तो इन शब्दों का जब प्रयोग करेंगे तो वास्तविक अर्थ को समझते हुए करेंगे और उसमें कहीं कोई जो है गलती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। मैं आपको अभी एडवाइस देना चाहूँगा कि आप सब लोग जो हैं शब्दावलियों से परिचित होने के लिए कुछ जो है इम्पॉर्टेंट डिक्शनरीज जो हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी हो या ब्लैक स्वान की डिक्शनरी हो, ये कुछ खरीद लें ताकि जब भी कोई शब्द का इस्तेमाल कर रहे हों तो तकनीकी शब्दावली या साइंटिफिक शब्दावली में उसका क्या अर्थ होता है इसको अच्छे से समझ सकें। तो आपको आगे भी, अब चूँकि आप रिसर्च स्कॉलर हैं, कल को आप प्रोफेसर होंगे, टीचर होंगे, तो आपको अब शब्दों का जब इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सोच विचार कर और बहुत जो है अपने जो अप्रोच है, जो सोशियोलॉजिकल अप्रोच है, उसके दायरे में रहकर ही करेंगे। तो आज के लिए मैं इस ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको इससे फ़ायदा होगा। आप सुने, बार बार सुने, और फिर अगले क्लास में जब हम बात करेंगे तो आपको के पास जो क्वेरीज होगी उसको भी हम लोग लेंगे, डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए, और तब तक के लिए आपको गुड बाय कह रहा हूँ।